किसान, बदलते भारत की शान। त्वं माता सर्ववेदानां, त्वं च यज्ञस्य कारणं, त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां, नमस्तस्तेस्तु सदा नघे। स्कंद पुराण से लिए गए इस श्लोक का अर्थ है, हे पापों का नाश करने वाली, तुम सभी देवी देवताओं की माँ हो और यज्ञ का कारण हो। तुम सभी तीर्थों में सबसे पवित्र हो, इसलिए हम तुम्हारी सदा पूजा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सबका स्वागत है हमारे शो एग्री की उड़ान में। दोस्तों, आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ गायों की, और इसीलिए अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए हम आ पहुंचे हैं मेरठ, उत्तर प्रदेश में, जहां पर स्थित है केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान। हम संस्थान के बारे में जानें, इससे पहले एक नजर भारत में गौपालन पर। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में भारत देश की सभ्यता मानी जाती है। हजारों सालों से हम खेती और पशुपालन पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। गाय सदा से वैभवशाली जीवन का प्रतीक रही हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे और गायों की सेवा करते थे, इसलिए वे गोपाल भी कहलाए। समय बदला, दौर बदला, लेकिन देसी गाय पालन आज भी लोकप्रिय है। लंबे समय से गाय का दूध ही नहीं बल्कि उसके गोबर, गोमूत्र की उपयोगिता समझी गई है। आज ये दोनों अपशिष्ट किसान के खेतों में विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं। भारत में देसी गाय की 50 नस्लें पंजीकृत हैं, जिनमें मुख्य 20 नस्लें हैं, और इन नस्लों के संवर्धन में अहम भूमिका निभा रहा है मेरठ का गोवंश अनुसंधान संस्थान। वैसे तो ये संस्थान 1987 से लगातार अपनी सेवाएं देता आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या क्या शोध चल रहे हैं, यहाँ देसी गाय के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और गौ पालन में ये कैसे मददगार साबित हो रहे हैं, जानेंगे सब कुछ। आइए हमारे साथ। देसी गोपालन को बढ़ावा देने और इसमें आ रही सभी समस्याओं के निवारण के लिए मेरठ स्थित केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान अपनी सेवाएं दे रहा है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1987 में हुई थी। संस्थान का ध्येय क्रॉस ब्रीडिंग प्रयोगों में सफलता हासिल करने का है, जिससे राष्ट्रीय दुधारू नस्ल विकसित की जा सके। साथ ही स्वदेशी नस्लों में सुधार लाने, संकर नस्ल के मवेशियों में सुधार लाने के लिए फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग परियोजना शुरू की गई। वर्तमान में संस्थान 30 एकड़ के परिसर में फैला है। निदेशालय नवीनतम रणनीतिक प्रजनन और प्रजनन उपकरणों का उपयोग करके पशुओं के सुधार पर अनुसंधान, समन्वय और परामर्श करता है और विश्वविद्यालयों और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों के साथ मिलकर काम करता है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, जिसको हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन कैटल कहते हैं, वो 1987 में शुरू हुआ था। तो पहले ये शुरू हुआ था एक प्रोजेक्ट के तौर पे, जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जो इंडिया में हमारे जितने सारे मिलिट्री फार्म्स है, 37 डिफरेंट मिलिट्री फार्म्स थे ऑल इंडिया में, डिफेंस यूनिट्स में, उनके लिए एक क्रॉस ब्रेड एनिमल की ज़रूरत थी, जिसका नाम उन्होंने किया था फ्रेजवाल कैटल। इसका मतलब ये है कि जिसमें सहीवाल और हॉल्स्टीन फ्रीजियन दोनों क्रॉस करने के बाद उनका गुणवत्ता उसमें रहेगा। जैसे हॉल्स्टीन फ्रीजियन का 62.5% और
जो साहीवाल है वो रहेगा 37.5%। सो उसके तहत सिंस 1987 अभी ये रिसर्च शोध चल रहा है। अभी तक ये करीब 18 सेट का टेस्टिंग भी हो चुका है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम। तो 1987 में जब शुरू हुआ था, इसका नाम सब्सिक्वेंटली हो गया प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन कैटल। तो इन 2014 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि ये जो हमारा मिलिट्री फार्म के साथ जो अभी फ्रेजवाल के ऊपर रिसर्च चल रहा है, जितने सारे मिलिट्री फार्म्स बंद हो गए थे, तो सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, इसका नाम हो गया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। इस संस्थान का अभी उद्देश्य यही है, जो फ्रेजवाल कैटल डेवलप हुआ है इसको कैसे सारा देश में फैला जाए। एक बहुत अच्छी बात है फ्रेजवाल कैटल, खुशी की बात है कि इसी साल 2024 में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिकॉग्नाइज किया है और ये गेजेट ऑफ इंडिया में अभी रिसेंटली इसका पब्लिकेशन भी हुआ है। जैसे आपको सुन के खुशी होंगे कि जैसे हमारा फ्रेजवाल कैटल क्रॉस ब्रेड है, इसको सिंथेटिक गाय के नाम पे नामित किया गया है। पहले जिनका प्रोडक्शन था, अभी इनका प्रोडक्शन कैपेबिलिटी 4000 लीटर से लेके 7000 लीटर तक 305 दिन में गाय देती है। सबसे पहले नजर डालते हैं यहाँ के गायों के संवर्धन के लिए किए जाने वाले कार्यों में किन मुख्य विभागों की खासी भूमिका है। ये विभाग इस प्रकार हैं: गोवंश में पोषण और प्रबंधन विभाग, गोवंश शरीर विज्ञान और पुनरुत्पादन विभाग, गोवंश में अनुवांशिकी और प्रजनन विभाग। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब चलिए हर विभाग के काम को अंदर जाकर समझते हैं कि आखिर इन लक्ष्यों को पाने के लिए संस्थान किन बाधाओं को पार कर रहा है और गोवंश को बढ़ावा देने में कैसे अहम भूमिका निभा रहा है। इस समय हम हैं पशु पोषण एवं प्रबंधन प्रभाग में। यहाँ अलग अलग नस्ल के गोवंशों के लिए आवश्यकता अनुसार संतुलित एवं उन्नत आहार विकसित किया जाता है। और यहाँ पर क्या क्या कार्य किया जाता है, आइए जानते हैं। गोपालन में सबसे अहम है पशु का सही पोषण, क्योंकि इससे ही उत्पादन क्षमता, स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता में इजाफा किया जा सकता है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थान का पशु पोषण विभाग अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। प्रभाग के कार्य 3 मुख्य बातों पर केंद्रित हैं: उन्नत व संतुलित पशु आहारों व पोषाहार तकनीकों का विकास, पशु आहार व इसके विभिन्न अवयवों की गुणवत्ता का परीक्षण करना, आधुनिक पशु पोषण संबंधी ज्ञान व तकनीकों का प्रसार। विशेषज्ञ मानते हैं कि पशु के लिए संतुलित आहार सबसे अच्छा होता है। इसीलिए संस्थान ने पशुओं के लिए खनिज अनुपूरक मिश्रण और संतुलित व उन्नत पशु आहार विकसित किए हैं, जिसके लिए लैब में शुष्क पदार्थ, प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज पदार्थों का मात्रात्मक आकलन किया जाता है, क्योंकि पशु को आहार जीवन निर्वाह, उत्पादन, शारीरिक वृद्धि और प्रजनन के आधार पर दिया जाता है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज व जल सही मात्रा में दिए जाते हैं। पशुपालक दाना घर में ही तैयार कर सकते हैं। इसे मोटा अनाज, अनाजों के उपोत्पाद, खल, खनिज मिश्रण, आयोडीन युक्त नमक और विटामिन्स मिलाकर बना सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि यहाँ पे नर मेल डार्मप्लाज्म जितना है, उसका जो बीट जो है, शुक्र है, वो बढ़ाने के लिए हम लोग, हमारा डिवीजन एक फीड सप्लीमेंट जैसे शुक्राणुवर्धक, जितना जड़ी बूटियाँ, अलग अलग टाइप का पेड़ पौधा, इसी से हम लोग एक शुक्राणुवर्धक भी बनाया, जिसमें इसमें जो स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म मोटिलिटी, फर्टिलिटी, ये सब इंक्रीज होता है। और हमारा डिवीजन का और एक ये है, जैसे खनिज पूरक, खनिज सप्लीमेंट, मिनरल सप्लीमेंट भी हम लोग बनाया,
इसमें क्या होता है, हमारा एरिया स्पेसिफिक जो है, जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसका एडजॉइनिंग हिल, इसमें हम लोग ये जो मिनरल सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ, इसमें इनका जो पोषक तत्व का जितना है, खनिज पदार्थों का, वो फुलफिल हो जाता है। इसमें इसका प्रोडक्शन परफॉर्मेंस भी बढ़ते रहता है। तो हमारा आगे का जो प्लान है, उसमें जैसे एक प्लान हमारा पास है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एल्गी है, एल्गी का ये करके यूज़ करके हम लोग उसमें डिज़ाइनर मिल्क बनाने का कोशिश कर रहे हैं। डिज़ाइनर मिल्क मतलब इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगा मिल्क का। इस विभाग में साग सब्जी अपशिष्ट, गिनी घास, पेड़ों की सूखी पत्तियों से साइलेज बनाने की तकनीक विकसित की जा रही है। उसके लिए बाकायदा एक चारा प्रोसेसिंग मिल है। यहाँ कैसे काम किया जाता है, आइए समझते हैं। आजकल देखते हैं हमारे पास कृषियों की जमीन कम है, तो चारे उत्पादन के लिए जमीन बहुत कम पड़ जाती है और किसान इसी वजह से जितनी चारे की आवश्यकता उतना पूरा नहीं कर पाता। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो हम जानते हैं कि बाजार में बहुत सारी सब्जियां यहाँ उगाई जाती हैं और सब्जियों से जो बहुत हिस्सा जो खराब हो जाता है, जो मतलब मंडी तक पहुंचता नहीं है या मंडी में सड़ता है, तो उस हिस्से से हमने साइलेज बनाने की कोशिश की है। साइलेज बनाने से उसकी गुणवत्ता, उसके पूरा जो होता है पोषकता बढ़ती है, साथ साथ उसकी खाने से ज्यादा पोषकता होने से जानवरों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। और इसके अलावा हमने देखा सड़क के किनारे जंगली गिनी घास बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हर सड़क के आसपास इतनी ज्यादा है कि उसे कोई खाता नहीं। तो उस घास की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और उसकी पैलेटेबिलिटी भी हो जाए, तो हमने उससे साइलेज बनाने की कई तकनीकी अभी विकास में चल रही है। तो हमने कई इसमें माइक्रोबियल इनोकुलेंट, उसके अलावा मिनरल मिक्सचर और इसमें कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा करके हमने उसकी गुणवत्ता सुधारी है। केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ में एग्री की उड़ान का सफर अभी जारी रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पुलिस व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए आपके कोई नए कड़े कदम उठाए गए हैं? आज पुलिस गांव की गली तक पहुंच करके वहां बीट इंचार्ज का नंबर, जिससे कोई घटना घटित हो तो नंबर पर चली जाए, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उस सूचना को आदान प्रदान करने का काम, दुरुस्त करने का काम हमने किया है। ये मदद पहुंचने में बड़ा समय लग जाता है। बहुत सारे नंबर जारी सरकारें करती हैं, लेकिन मदद आगे आते सारे अपराध हो जाते हैं। एक्टिव किया हमने सिस्टम को, और एक्टिव करके तुरंत डिलीवरी हो, जनता को राहत मिले, ये प्रयास हमारी सरकार है। देखिए खास मुलाकात राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम जी के साथ 5 जनवरी रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक दोस्तों। इस समय हम हैं केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान में। एग्री की उड़ान के आगे के सफर को अब हम और आगे बढ़ाते हैं। पशुपालन में आवास प्रबंधन काफी अहम पहलू है। वर्तमान समय में पशु को खुले में रखना ज्यादा अच्छा माना जाता है। इस व्यवस्था को लूज हाउसिंग कहते हैं। इसमें पशु दूध निकालने की प्रक्रिया के बाद दिन और रात में खुले में घूमते हैं। आइए समझते हैं विशेषज्ञ से। तो गौवंश से हम अधिकतम उत्पादन लेने के लिए उनका आवास इस तरह का हो कि जो गाय आजकल हमने देखा होगा या अन्य पशु खुले में रखते हैं, जो हमारा बड़ा फार्म होता है, तो हम उस हाउसिंग को कहते हैं लूज हाउसिंग। तो हमें ये जरूरी है कि जब पशु खुले हैं या कम पशु हैं तो बांध के भी रखें, उनको पूरी जगह मिल जाए। हम ये कहते हैं कि एक गौवंश को, मान लीजिए एक वयस्क कोई गाय है, तो उसको जो जगह की जरूरत पड़ती है लगभग 15 वर्ग मीटर की जरूरत पड़ती है। अगर छत का हिस्सा देना है तो उसमें 3.5 से 4-5 वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, और खुले में लगभग 7 से 8 वर्ग मीटर की उसको जगह देनी पड़ेगी, ताकि पशु आराम से इधर से उधर घूमता रहे। और जो पशु का आवास है इस तरह से बनाना होना चाहिए कि उसमें हवा का
जो प्रवाह है वो बना रहे। खास तौर से गर्मियों में ये बहुत ही लाभदायक होता है पशुओं के लिए। और जो शेड या उनका आवास इस तरह का हमें बनाना होगा कि उसमें जो हमारी रोशनी है वो अंदर आती रहे, और धूप जो खुले हिस्से है या शेड में जैसे नाली बनाई है, नाली खुली रहती है, उसमें धूप आएगी तो उसमें कीटाणु मर जाते हैं। अब जब आवास बनाया है तो उसकी छत भी इस तरह से बनाए कि वो गर्मी में पशु को नुकसान ना दे, गर्मी ना आए पशु के ऊपर। तो छत में क्या है, आप ऊपर से कर सकते हैं और नीचे से सफेद, ऊपर से सफ़ेद और नीचे से काली, या आप पराली से भी ढक सकते हैं ताकि ऊपर की गर्मी पशु पे ना आए। और जैसे फर्श बनाना है तो फर्श इस तरह का बनाएं कि आसानी से साफ हो जाए। हर हफ्ते उसको एक डिसइंफेक्टेंट से साफ करते रहें। फर्श उबड़ खाबड़ ना हो, उसमें पानी ना भरे, अन्यथा क्या होता है कि पशुओं में थनैला रोग की संभावना हो जाती है, उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं। और जो फर्श है उसमें फिसलन ना हो और उस पर एक ढलान हो नाली की तरफ, ये जरूरी है। इस समय हम हैं गोवंश शारीरिकी एवं पुनरुत्पादन विभाग में। यहाँ गोवंशों का प्रजनन विधि द्वारा संवर्धन, संरक्षण एवं प्रजनन संबंधी अनुसंधान किया जाता है, जिससे कि उच्च कोटि के गोवंशों की संख्या में वृद्धि की जा सके। साल 2017 में इस प्रभाग की शुरुआत हुई। वर्तमान में प्रभाग में 3 लैब हैं, जिनमें वीर्य गुणवत्ता नियंत्रण, पशु शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित शोध किए जाते हैं। साथ ही गोवंश की उत्पादकता में सुधार के लिए प्रजनन तकनीकों के विभिन्न पहलुओं पर काम करना इनका ध्येय है। प्रभाग नर के व्यवहार, शरीर क्रिया विज्ञान, नर और मादा मवेशियों के प्रजनन पहलुओं और वीर्य उत्पादन पर जलवायु के प्रभाव पर भी शोध कार्य करता है। हमारे इस विभाग में मुख्य तौर से प्रजनन को किस तरह से नियमित किया जाए, प्रजनन विकारों को कैसे दूर किया जाए और एक सुचारू रूप से एक गाय 1 साल में 1 बच्चा उत्पन्न करने की स्थिति में कैसे आए, उसको सुनिश्चित किया जाता है। और उसी से संबंधित अनुसंधान में हम हमेशा मुख्य तौर पर गो पशुओं के प्रजनन संबंधी किस तरह से उसको हम संवर्धन और अनुसंधान पे फोकस करते हैं। इसके अंतर्गत हम किस तरह से एक अच्छी उच्च कोटि की गाय से 1 साल में 1 से ज़्यादा बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। आजकल भ्रूण प्रत्यारोपण, ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन और बहुत सारी ऐसी वैज्ञानिक विधियां हैं जिनके द्वारा जो है आज के युग में एक अच्छी नस्ल की बढ़ोतरी बहुत जल्दी से की जा सकती है, जिन्हें हम सहायक प्रजनन विधियों के रूप में जानते हैं। और इन सहायक प्रजनन विधियों के द्वारा हम उच्च कोटि के नर एवं मादा गो पशुओं का संवर्धन और उसका मल्टीप्लिकेशन, एक तरह से विस्तार, बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये है गौवंश अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग। यहाँ गौवंश के अच्छी दुधारू नस्लों के अनुवांशिक सुधार पर कार्य किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो सके और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। भारतीय नस्ल के पशु हमारी संपदा है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका संरक्षण भी करें और संवर्धन भी, क्योंकि देसी नस्ल के पशु हमारी जलवायु के अनुकूल हैं, जो सही देखरेख में भरपूर उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं। इसी सोच को मूल रूप देने के लिए संस्थान में देसी गोवंश के अनुवांशिक सुधार के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं।
वैसे तो देश में कई उत्तम नस्लें हैं, लेकिन इस संस्थान में मुख्य रूप से गिर, कांकरेज, साहीवाल पर कार्य हो रहा है। यहाँ पर इन नस्लों पर पिछले 10 वर्षों से संतति परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शोध किए जा रहे हैं, ताकि इनका दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके और पहली ब्यात की अवधि कम की जा सके। किस तरह से ये कारगर साबित हो रहे हैं, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। हमारे विभाग के द्वारा मुख्य रूप से 3 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। उसमें एक तो जो इंडिजिनस ब्रीड प्रोजेक्ट है, यानी कि भारत की जो देसी गौवंश की नस्लें हैं उनका आनुवांशिक सुधार कैसे हो, उसके ऊपर जो है कार्य हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से हमारी साहीवाल नस्ल जो दुधारू नस्ल है, इसके साथ साथ गिर जो नस्ल है और थारपारकर और कांकरेज, जो इस तरह की जो अच्छी दुधारू नस्लें हैं उनके जो आनुवंशिक सुधार का कार्यक्रम जो है हम विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेश सरकार के जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं या राज्य सरकार का पशुपालन विभाग है, उनके सभी के सहयोग से हम जो है इसका आनुवंशिक सुधार का कार्यक्रम जो है चला रहे हैं। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सिर्फ पसीना बहा लेने से और फसल उगा लेने से कोई किसान नहीं हो जाता। जो अपनी सोच के बल आगे बढ़ते हैं वही हालात बदलते हैं। प्राकृतिक खेती में अग्रसर ऐसी एक महिला किसान जो मिट्टी को अपनी मां के समान पूजे और खेती में करे कमाल। यह है भारत की फार्म लेडी बेमिसाल। मिलने के लिए हो जाइए तैयार। आ रही है भारत की फार्म लेडी पल्लवी रेदू जियानी। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 5 जनवरी रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। संस्थान के इस विभाग में आणविक प्रजनन प्रयोगशाला यानी मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग लैब है, जिसमें उत्पादन, प्रजनन, विकास लक्षणों के लिए अनुवांशिकी की पहचान करने और चयन कार्यक्रम में उनके समावेश की संभावना का आकलन करने का काम किया जाता है। इस लैब में अनुसंधान करने के लिए आधुनिक उपकरण तो है ही, साथ ही डीप फ्रीजर, अल्ट्रा लो डीप फ्रीजर, यूवी क्रॉस लिंकर, मिलीपोर जल शोधन प्रणाली, वैक्यूम सांद्रक भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा लैब में पशु की आनुवांशिक बीमारियों की जांच, पशुओं की जीनोटाइपिंग, IBR परीक्षण, प्रजनन सांडों की कैरियोटाइपिंग पर भी काम कर रही है। ये लैब पशुपालकों को ये सुविधा देती है कि किसान या पशुपालक अपने पशुओं के नमूने भेजकर जांच करा सकते हैं। यहाँ पर हम जो है इनके उन्नत नस्ल का जो सांड है उनके वीर्य को जांच परख कर उनकी आनुवंशिकता को जांचने के लिए हम जो विभिन्न केंद्रों पर इसकी प्रोजनी जो इनके बच्चे बछड़ियाँ जो पैदा कर उनका हम जो जांच परख करते हैं, ताकि उससे जो आने वाले समय में हम अच्छे नस्ल के जो सांड को बना सके और उसका जो हम वीर्य को देश के कोनों कोनों में जो है भेज सके। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो आनुवंशिक सुधार यानी कि लैब से लैंड के लिए, यानी कि यहाँ पर हम अनुसंधान कार्य करते हैं, उनकी जांच परख करते हैं और जब वो आंकड़ों के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से वो पूर्ण रूप से हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ये जो है आंकड़े बिल्कुल सही हैं और ये किसानों के हित में, तो उसके बाद में हम फिर जो है किसानों के लिए यानी कि लैंड के अंदर, गाँव के अंदर हम इसका जो है ना बीज को वितरण का कार्य हम करते हैं। ये है टिश्यू कल्चर एंड बायोकेमिस्ट्री लैब। यहाँ गोवंश की विभिन्न प्रजातियों की जैव विविधता को संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। इस साल 6 गोवंश की प्रजातियाँ प्रमुख रूप से यहाँ शामिल की गई हैं। ये टिश्यू कल्चर एंड बायोकेमिस्ट्री लैब कार्य किस तरह से करता है, आइए एक नज़र डाल लेते हैं।
इस लैब को कुछ समय पहले ही शुरू किया गया है, जिसमें देसी गोवंशों की नस्लों से किए गए दैहिक कोशिकाओं को क्रायो प्रिजर्वेशन कर भविष्य के लिए संरक्षित किया जा रहा है। इन नस्लों से मिलने वाली कोशिकाओं की क्रायो बैंकिंग ICAR NBAGR करनाल में की जा रही है। नस्लों को हमने वर्गीकरण किया है, जिनमें हमने इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नॉट एट द स्टैक ऐसे क्लासिफाई कर रखा है। ये परियोजना जो है NBGR के द्वारा वित्त पोषित है। इसमें अभी इस साल के लिए हमारे पास 5 नस्लों को संरक्षित करने का टारगेट था, जिसमें मुख्य रूप से पुल्लिकुलम, जिनका उपयोग खेल में किया जाता है तमिलनाडु में, जैसे खैरियार है, कृष्णा वैली है। ये जो संख्या में इनकी संख्या 10,000 से भी कम होने पे आ गई है, तो इसलिए इनका संरक्षण अति आवश्यक था। इसके लिए हम जाते हैं और गौवंशों के कान से हम टिश्यू लेके आते हैं और उन टिश्यू को हम यहाँ प्रिजर्व करते हैं। अब रुख करते हैं दूध प्रसंस्करण सह इंक्यूबेशन लैब का, जहां किसानों व नए उद्यमियों को भविष्य में दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे रोजगार की संभावनाओं में इजाफा किया जा सके। यहाँ दूध से क्रीम निकालने, पनीर बनाने, खोए बनाने, घी बनाने के लिए बढ़िया उपकरण भी हैं। किसान व्यवसाय शुरू करने के लिए इनका लाभ कैसे ले सकते हैं, आइए जानते हैं। अभी हम मिल्क प्रोसेसिंग कम इंक्यूबेशन लैब में हैं। यहाँ दुग्ध प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है। हमारे ये छोटा सा प्लांट है जहाँ पे हम दूध से क्रीम निकालना, घी बनाना, पनीर बनाना, खोआ बनाना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। हमारी सारे जो मशीन हैं ये स्टीम ऑपरेटेड हैं। यहाँ कोई भी किसान या कोई भी उद्यमी अपना दूध बाहर से भी लेके आ सकता है और हमारी इन मशीनों का उपयोग करके दूध को प्रसंस्कृत कर सकता है और ज़्यादा लाभ उठा सकता है। अगर आप इस संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो चलते चलते आपको इस संस्थान का पता भी बता देते हैं, जो इस प्रकार है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं, यहाँ कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है agrikiudan.ddkisan@gmail.com। अभी तक हमने ये जाना कि कैसे केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान देसी नस्लों के सुधार, भ्रूण प्रत्यारोपण और उनके संरक्षण में किस तरह कार्यरत है। आगे है बहुत कुछ, लेकिन हम वो जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए DD किसान।